नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। इतनी बड़ी आबादी वाला देश भारत एक ऐसा देश है जहां कहते हैं कि हर मील पर बोली बदल जाती है, वेशभूषा बदल जाती है, यहां तक कि पूरा का पूरा रहन सहन भी बदल जाता है। एक ऐसा देश जहां हर धर्म समुदाय के लोगों को बराबरी का हक मिला हुआ है। भारत के लोकतंत्र का सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारत की संसद में लगातार नए कानून बनाए जा रहे हैं और संशोधन भी किए जा रहे हैं, जिसके पीछे बहुत वाद विवाद, चर्चा और मंथन किया जाता है। इतने डाइवर्स कल्चर में मतभेद और असहमति होना बहुत स्वाभाविक है। हमारे संविधान में इसके लिए भी बाकायदा प्रावधान है। मौलिक अधिकारों के तहत हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ विरोध प्रदर्शन का भी अधिकार है, पर प्रदर्शन करने के भी नियम कायदे हैं। संविधान के नियमों और देश की एकता अखंडता को ताक पर रखकर हिंसात्मक विरोध और प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। पर यह बात कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब जो विरोध प्रदर्शन हमारे सामने हो रहे हैं वो एक अच्छे समाज का आईना तो पेश नहीं करते। ये प्रदर्शन संवैधानिक दायरे में नहीं आते, बल्कि ये अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिसमें आगजनी से लेकर लूटपाट, पथराव और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। कहते हैं भीड़ का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म ईमान नहीं होता, पर अगर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों को अपनाएं तो हम अपने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और उनका सम्मान करते हुए भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आज विशेष में हम बात करने जा रहे हैं धरना प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार की। जानेंगे धारा 144 और कर्फ्यू में अंतर को। साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पर भारतीय दंड संहिता क्या कहती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। हाल फिलहाल में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध और समर्थन में देश भर के अलग अलग हिस्सों से धरना प्रदर्शन की खबरें आईं। कुछ प्रदर्शन हिंसात्मक भी हुए तो कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचाया। विरोध जाहिर करने के लिए लोग धरना प्रदर्शन का सहारा लेते हैं। किसी भी मुद्दे पर हमारा आपका विरोध हो सकता है, लेकिन विरोध किसी भी तरह से हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। संविधान हमें धरना प्रदर्शन का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार भी है। भारतीय संविधान में देश के हर नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है। ये हमारा मौलिक अधिकार है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र है। इसी मौलिक अधिकार के तहत हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार मिला हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े कुछ अधिकार हैं जो मौलिक अधिकार के तहत आते हैं। इसके अनुच्छेद 19(1) में हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसमें बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एक जगह इकट्ठा होने की आज़ादी, सम्मेलन की, संगम या संघ बनाने की आज़ादी, देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने की आज़ादी, किसी भाग में निवास करने और बस जाने की आज़ादी के साथ ही कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। हालांकि ये सारे अधिकार असीमित या सार्वभौमिक नहीं हैं। अनुच्छेद 19, 2, 3, 4, 5 और 6 के तहत इन अधिकारों पर तर्कसंगत सीमाएं भी लगाने की व्यवस्था की गई है। भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखने और लोक व्यवस्था और सदाचार बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 19 के तहत मिले मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हमारे संविधान में शांतिपूर्ण धरना या प्रदर्शन करने का पूर्ण अधिकार है। हमारा एक चैप्टर है, चैप्टर 3 ऑन फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 से लेके 35 तक। तो उसमें राइट फॉर एसोसिएशन, राइट टू लीगल रेमेडीज़, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का पूर्ण अधिकार है, परंतु ये है कि उस पर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। और ये भी है कि जो भी धरना या प्रदर्शन कर रहा है वो दूसरों के अधिकारों को
ना रोके। तो आपको पूर्ण स्वतंत्रता है, पर दूसरे को भी अपनी स्वतंत्रता है अपने अधिकार के लिए। तो इसलिए उन दोनों अधिकारों को अलाउ करना है, उनको दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना है कहीं ना कहीं। कोई भी जब राइट्स आपको मिलते हैं तो उसके साथ कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। तो इस तरह के जो धरना प्रदर्शन करते हैं वो एक मर्यादा के अंदर या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जिनको हम कानूनी लैंग्वेज में कहते हैं, उसके अंतर्गत होने चाहिए। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये है कि उस धरना प्रदर्शन के दौरान आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो गैर कानूनी हो। आप किसी चीज़ को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, किसी तरह की हिंसा नहीं करेंगे, ना किसी व्यक्ति के प्रति, ना ही किसी पब्लिक प्रॉपर्टी के प्रति। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19(1) ख के मुताबिक देश के सभी नागरिकों को इकट्ठा होकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताने का अधिकार है। हालांकि विरोध जताने के दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में कोई हथियार नहीं होने चाहिए। हालांकि अनुच्छेद 19(1)(3) में कानून व्यवस्था बनाए रखने के तहत इस अधिकार पर राज्य को पाबंदी लगाने का भी अधिकार दिया गया है। कानून व्यवस्था राज्य सूची में आती है, इसलिए अलग राज्यों में प्रदर्शन करने के लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया में विविधता भी है। इसलिए धरना प्रदर्शन के लिए ये बेहद ही जरूरी है कि हम पहले स्थानीय नियम कायदों की जानकारी जरूर लें। प्रदर्शन के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस की अनुमति लेना बेहद जरूरी है। पुलिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। अगर पुलिस को लगता है कि रैली या प्रदर्शन से अशांति पैदा होगी या कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो पुलिस प्रदर्शन की इजाजत देने से इनकार कर सकती है। प्रदर्शन के लिए अनुमति से जुड़े प्रस्ताव पर सभी जानकारियों का जिक्र करना जरूरी है। इनमें विरोध प्रदर्शन का कारण, तारीख, अवधि और भाग लेने वाले अपेक्षित लोगों की संख्या और विरोध प्रदर्शन का मार्ग शामिल होना चाहिए। प्रदर्शन आयोजित करने वाले लोग, संस्था या समूह का नाम, पता और फोन नंबर समेत सारी जानकारियां होना चाहिए। प्रोसेशन या कोई भी धरना या कोई भी प्रोटेस्ट एक्शन कर रहा है, वो डीएम को या जो मैजिस्ट्रेट इंचार्ज है उनको एक चिट्ठी लिख देता है कि हम इस रीज़न के कारण हम प्रदर्शन करना चाहते हैं, और अगर हम मार्च करेंगे इस रूट से इस रूट तक जाएंगे और हमें अनुमति दी जाए। अब क्या होता है कि नॉर्मली अनुमति दी जाती है, पर जैसे पार्लियामेंट सेशन में हो तो हमेशा सेक्शन 144 लगा दिया जाता है पार्लियामेंट के आसपास, और जो भी धरना वगैरह है वो जंतर मंतर या किसी दूर स्थान पे ही होता है। अक्सर हमें विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा करके हम खुद का ही भविष्य बर्बाद कर रहे होते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का भी कहना है कि हिंसा से जनता की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, जिससे हिंसा करने वाले अपना ही भविष्य बर्बाद कर रहे होते हैं। If you burn the buses, who is going to be affected? Not the transport minister. It is your own future. You will be taxed. You are making the people to be taxed and sending a message, and then violence is not going to achieve. Some people still carry that outdated ideology that power will come through barrel of the gun. Nothing. If it comes also temporary, it will go also with the barrel of the gun. Ballot is more powerful than bullet. So that being the case, if you are strong on your issue, you must be able to express it strongly, not physically. Whenever an occasion comes, you have an opportunity every time. This is one basic thing everybody has to remember in the interest of the country. सवाल उठता है कि धरना प्रदर्शन पर तर्कसंगत प्रतिबंध क्या है? राज्य की सुरक्षा, पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध, कानून व्यवस्था, अदालत की अवमानना और देश की संप्रभुता और अखंडता कुछ ऐसी शर्तें हैं जो तर्कसंगत प्रतिबंध के बुनियादी आधार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि विरोध जाहिर करने के नागरिकों के मौलिक अधिकार और कानून व्यवस्था बनाए रखने के बीच संतुलन बेहद जरूरी है। इन सब बातों का ख्याल रखते हुए हमें अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का भी एहसास होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जब भी देश में या किसी जगह पर उग्र धरना और विरोध प्रदर्शन के चलते
हिंसा भड़क उठती है और उससे जान माल की हानि होती है या होने की आशंका होती है तो प्रशासन द्वारा वहां आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगा दी जाती है। इसका मतलब होता है कि शांति बनी रहे और लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, साथ ही किसी भी तरह से जान माल और संपत्ति की हानि ना हो। आम लोगों से ये उम्मीद भी की जाती है कि जब भी प्रशासन की तरफ से धारा 144 लगाई जाए तो कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जनता उसका पालन करे। आइए जानते हैं सीआरपीसी की धारा 144 क्या है और इसका पालन न करने पर क्या सजा हो सकती है। जब लोगों का एक समूह सार्वजनिक शांति भंग करने के इरादे से इकट्ठा होता है तो ऐसे समूह को गैर कानूनी समूह के रूप में जाना जाता है। ऐसी प्रक्रियाओं को रोकने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 144 जैसे प्रावधानों का प्रयोग किया जाता है। दरअसल सीआरपीसी की धारा 144 शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगाई जाती है। इस धारा का प्रयोग विशेष परिस्थितियों जैसे दंगा, लूटपाट, आगजनी, हिंसा, मारपीट को रोककर फिर से शांति स्थापित करने के लिए किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो किसी घातक आयुध, हथियार या किसी ऐसी चीज से जिसे आक्रमण विस्फोटक के रूप में उपयोग किए जाने पर जान माल की हानि और मौत की संभावना हो, उससे लैस होकर किसी विधि विरुद्ध जनसमूह का सदस्य होगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड दोनों से दंडित किया जाएगा। इट इज़ अ इमरजेंसी टाइप ऑफ मेजर कि हम प्रिवेंट करें कि दुर्घटना ना हो या दुर्व्यवहार ना हो या लोग भिड़े ना एक दूसरे से या आंदनी और मारपीट वगैरह ना हो, इसलिए सेक्शन 144 लगाया जाता है। दरअसल धारा 144 भारतीय दंड संहिता की धारा 143 का कड़ा रूप है। इसमें स्पष्ट रूप से बल प्रयोग करने के इरादे से हथियार या घातक हथियार जैसे पिस्तौल, बम, बंदूक, भाला, तलवार से लेकर खंजर, कृपाण और कांटा आदि से सार्वजनिक शांति को भंग करने वाले व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान है। धारा 144 ऐसे व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान करती है जो किसी गैर कानूनी असेंबली में घातक हथियार से लैस हो। गैर कानूनी असेंबली का मतलब 5 या 5 से अधिक लोगों का जमा होना, यानी अगर धारा 144 लागू हो जाती है तो किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 या 5 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं। साथ ही कोई भी व्यक्ति लाठी, बंदूक, चाकू, तलवार या ऐसे कोई भी हथियार लेकर इन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जा सकता है। इस स्थिति में सिर्फ पुलिस और सुरक्षा कर्मी को छूट है कि वो हथियार रख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अगर धारा 144 के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उसे सीआरपीसी की धारा 107 या धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसमें 1 साल से लेकर 3 साल तक सजा का प्रावधान है। साथ ही पुलिस या सुरक्षा बलों को उनके काम से रोकने पर भी सजा का प्रावधान है। अगर आप अनलॉफुल असेंबली के हिस्सा हैं तो जो लोग उसमें जो भी कार्रवाई करें आप भी उसके ही दोषी होंगे। तो उससे क्या होता है कि चाहे आप कहें कि नहीं मैं तो सीधा साधा आदमी था, मैं प्रदर्शन कर रहा था, पर कुछ शरारती तत्व आके आमदनी कर गए, वो नहीं अलाउड है। 3 साल की इम्प्रिजनमेंट तक का प्रोविज़न है, पर यही है कि लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उनके अगेंस्ट केस बनाया जाए और फिर उनको अदालत में पेश किया जाए और फिर अदालत डिसाइड करेगी कि उनको जो दोषी हैं और अगर दोषी हैं तो कितना उनको पनिशमेंट, पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा मिल सकती है। धारा 144 का आदेश न्यायिक नहीं होता है, ये कार्यप्रणाली या प्रशासनिक आदेश होता है जिसे लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए दी जाती है। यही वजह है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के लागू होने के बाद धारा 144 के तहत आदेश जारी करने की शक्ति केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को दी गई है, न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं। इसे लागू करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक नोटिफिकेशन जारी करता है और उसके बाद ये धारा
उस इलाके में लागू हो जाती है। नियम के मुताबिक किसी जगह पर धारा 144 एक बार में अधिकतम 2 माह के लिए लागू की जा सकती है। हालांकि यदि राज्य सरकार को लगता है कि उस क्षेत्र में जहां इसे लगाया गया है वहां कानून व्यवस्था और शांति बहाल नहीं हो सकती, तो वो इसे अपने आदेश के अधिकतम 6 महीने तक के लिए बढ़ा सकती है। ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम या कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ये धारा लगा सकता है। और इसके अंदर जो मेन चीज़ देखने की है वो ये है कि जो भी आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको अगर लगता है कि इससे किसी तरह की अनहोनी घटना हो सकती है, तो वो एक रिस्ट्रिक्शन इस तरह की लगाते हैं कि किसी भी जगह पर 5 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों। इसका मतलब यही है कि वो किसी भी तरह के प्रोटेस्ट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी आशंका है कि इस तरह के प्रोटेस्ट, इस तरह का जो प्रोटेस्ट है वो हिंसात्मक रूप ले सकता है। तो ये सारी कंडीशंस हैं धारा 144 की, और अगर इस तरह की धारा इम्पोज होती है तो उसका पालन होना चाहिए, क्योंकि ये तभी इम्पोज की जाती है जब इस तरह की कोई आशंका की उनको खबर होती है। 144 जनरल है, वो लगाया जाता है जहाँ भी आशंका है कि गड़बड़ होगी। कर्फ्यू नॉर्मली तब लगाया जाता है जब गड़बड़ हो गई है और उसको स्प्रेड करने से रोकना है। तो तब जब कर्फ्यू लगाया जाता है, तब कर्फ्यू का मतलब यह है कि रोड के ऊपर कोई भी नहीं आ सकता। आप अपने घरों में जाइए और अपने घरों में ही रहिए, या जहाँ भी आप हैं वहीं पे रुकिए। और अगर आपको अलाउ भी किया जाएगा, जैसे मेडिकल ग्राउंड पे या किसी ग्राउंड पे, अंडर पुलिस एस्कॉर्ट या वो किया जाएगा। वहीं अगर कर्फ्यू की बात करें तो धारा 144 और कर्फ्यू में काफ़ी फ़र्क है। दरअसल जब हालात बेहद ख़राब हो जाते हैं तो कर्फ्यू लगाया जाता है। धारा 144 में जहां लोगों को घर से बाहर निकलने और दूसरे कामकाज करने की इजाज़त होती है, वहीं कर्फ्यू में कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता है। कर्फ्यू के दौरान एक निश्चित समय के लिए छूट दी जाती है कि व्यक्ति अपना ज़रूरी काम बाहर जाकर कर सके। मार्केट, स्कूल, कॉलेज सभी बंद रहते हैं, केवल ज़रूरी सेवाएं जारी रहती हैं। लेकिन धारा 144 के दौरान स्कूल, कॉलेज सभी खुले होते हैं। सिर्फ निश्चित जगह पर 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की मनाही होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अक्सर विरोध प्रदर्शनों में सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। कभी बसें जला दी जाती हैं, कभी ट्रेनों पर पथराव होता है, सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ होती है, तो कभी सरकारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जाता है। लोकतंत्र में अपनी आवाज को उठाने के लिए हिंसा का सहारा लेना कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ में सरकारी संपत्ति के नुकसान पर कड़े कानून है। भारतीय दंड संहिता में इसके लिए कई प्रावधान किए गए हैं। लोकतंत्र में जनता अपनी बात रखने के लिए या सरकार की किसी नीति के खिलाफ विरोध जताने के लिए आवाज उठाती है। लेकिन मौजूदा वक्त में धरना प्रदर्शन की आत्मा ही दूषित हो गई है। धरना प्रदर्शन यानी आगजनी, तोड़फोड़, रेलवे ट्रैक और ट्रैफिक जाम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और दंगा फसाद का मंजर आंखों के सामने आ जाता है। डर और भय का माहौल बन जाता है। आम नागरिक जो इन प्रदर्शनों में शामिल भी नहीं होते हैं, वो खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए या किसी सरकारी नीति के विरोध के लिए पूरे सिस्टम को तबाह करना, आम जनजीवन को ठप करना कानून के खिलाफ है और भारतीय दंड संहिता में इसके लिए सजा का प्रावधान है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कहा है कि किसी भी सिटीजन की जान माल की सुरक्षा सबसे पहला दायित्व है सरकार का, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। तो गवर्नमेंट इसको कैसे करती है? पुलिस के थ्रू करती है। पुलिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और पुलिस कानून के दायरे के अंदर रहते हुए उनको प्रोटेक्ट करना है। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस में
सार्वजनिक संपत्ति नुकसान होने की स्थिति में सारी जिम्मेदारी नुकसान के आरोपी पर डाली है। गाइडलाइंस के मुताबिक अगर सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है तो कोर्ट ये मानकर चलती है कि नुकसान का आरोपी इसका जिम्मेदार है। आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करना होता है। निर्दोष साबित होने तक कोर्ट उसे जिम्मेदार मानकर चलती है। नरमन कमेटी ने कहा था कि ऐसे मामलों में दंगाइयों से सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली की जाए। एक्ट से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है इसमें, और उनके मुताबिक जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जिस संस्था ने ये बंद वगैरह का कॉल किया है, उसको उनको भरपाई करनी है। सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को दुर्भावनापूर्ण कृत्य द्वारा नुकसान पहुंचाता है तो उसे 5 साल तक की जेल अथवा जुर्माना या दोनों सजा से दंडित किया जा सकता है। वहीं न्यूनतम सजा 6 महीने से कम नहीं होनी चाहिए। भारतीय दंड विधान की धारा 425 के तहत है जब ऐसी शरारत में सार्वजनिक संपत्ति को आगजनी या विस्फोटक पदार्थों के जरिए नुकसान पहुंचाया जाता है तो कड़ी कैद की सजा का प्रावधान है जो 1 साल से कम नहीं होगी, लेकिन इसे 10 साल तक भी किया जा सकता है और जुर्माना भी वसूला जा सकता है। यहां तक कि जमानत के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम के तहत कोई भी आरोपी या दोषी व्यक्ति यदि कस्टडी में है तो उसे जमानत या निजी मुचलके पर रिहा नहीं किया जा सकता जब तक कि अभियोग पक्ष को ऐसी रिहाई का विरोध करने का अवसर नहीं दिया जाए। देखिए, वैसे तो आईपीसी के अंदर भी है 425 और 426 के अंदर, लेकिन एक अलग से एक्ट भी है जो डैमेज होता है पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए, उसके लिए एक अलग से 1984 का एक्ट बना हुआ है और उसके अंदर ये डिफाइंड है कि किस तरह की पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं और आप उसका नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत के दिनों में ऐसा देखा गया कि वो शायद पर्याप्त नहीं है उसके अंदर जो सज़ा दी हुई है या जिस तरह की कंडीशन स्पेसिफाइड है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक 2 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी। वहीं भारतीय दंड संहिता 1860 का अध्याय 8 सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराधों के बारे में प्रावधानों की व्याख्या करता है। इस अध्याय में धारा 141 से 160 शामिल हैं। आईपीसी की धारा 141 में गैर कानूनी काम, दंगे भड़काना प्रमुख अपराध है। किसी कानून के या किसी कानूनी प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध करना, किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति को कब्जा लेना शामिल है। धारा 142 में विधि विरुद्ध जनसमूह का सदस्य होना। भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के अनुसार जो भी कोई गैर कानूनी जनसमूह का सदस्य होगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 160 के अनुसार जो भी कोई उपद्रव करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा, जिसे 1 मास तक बढ़ाया जा सकता है, या 100 रुपए तक का आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। मैं यही बता रहा हूँ कि जो दंड तो होगा, देखिए अनलॉफुल असेंबली का सिर्फ 3 साल है, पर जैसे आमदनी है आग लगाना तो उसका है 5 साल का, और जो है जो भी आप सेक्शन लगाएंगे उसके मुताबिक आपको सज़ा मिलेगी, और सज़ा अलग है। और कॉम्पेंसेशन जो सीआरपीसी और आईपीसी है वो सिर्फ दंड के बारे में बात करती है, कॉम्पेंसेशन अलग चीज़ है। कॉम्पेंसेशन का के विचार बाद में आए, उसका दूसरा एक्ट है। लोकतंत्र में किसी भी नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन शांति से, बिना हिंसा का सहारा लिए। इसलिए संहिता के निर्माताओं ने इन प्रावधानों को शामिल किया और उन अपराधों को परिभाषित किया जो सार्वजनिक शांति के खिलाफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। आप ये हमारा कार्यक्रम
यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।